नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने जो पढ़ रहे थे 5वीं यूनिट कर्षणिका विकिरण, इसके अंदर अब तक अपने रेलेजेंस और जो वीन का नियम है उसे पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं कि जो चिरसम्मत सिद्धांत है वो कर्षणिका का जो स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण है उसकी व्याख्या करने में क्या रहता है, एस बल रहता है। अब बिल्कुल लास्ट में अपने बात करेंगे प्लांक की क्वांटम अवधारणा के बारे में। प्लांक की क्वांटम अभिधारणा या अवधारणा। ठीक है, तो देखिए प्लांक जो है उसने क्या बताया अपने को, प्लांक की क्वांटम अवधारणा जो है वो किस प्रकार से इसकी व्याख्या करेगी। तो प्लांक ने बताया कि कर्षणिका के दीवारों के जो परमाणु हैं, जैसे कर्षणिका है, कर्षणिका कक्ष जो है उसकी दीवार जो है उसके दीवारों के परमाणु, कर्षणिका कक्ष की दीवारों के परमाणु किसकी तरह व्यवहार करते हैं, दोलक की तरह व्यवहार करते हैं। जो विकिरणें उत्सर्जित हो रही है या अवशोषित हो रही है उन सभी का कारण क्या है, उन सभी का कारण ये दोलक है। ठीक है, इन दोलकों के कारण ऊर्जा क्या होती है, अवशोषित या उत्सर्जित होती है। जो विकिरणें ये इन दोलकों के द्वारा उत्सर्जित या विसर्जित होती है। इन दोलकों की ऊर्जा जो है वो एक न्यूनतम ऊर्जा की हमेशा क्या होती है, पूर्ण गुणज होती है। ठीक है, दोलकों की ऊर्जा जो है वो एक न्यूनतम ऊर्जा की क्या होती है, इन दोलकों की ऊर्जा जो है वो एक न्यूनतम ऊर्जा जो है, न्यूनतम ऊर्जा, इस न्यूनतम ऊर्जा की क्या होती है, पूर्ण गुणज होती है। ठीक है, वो ऊर्जा जो है इस न्यूनतम ऊर्जा की क्या होती है, हमेशा एक पूर्ण गुणज होती है। ठीक है, और साथ के साथ ये जो दोलक है इनसे जो ऊर्जा मुक्त होती है वो सतत रूप में न होकर के किस रूप में मुक्त होती है, विविक्त रूप में मुक्त होती है। यानी ऊर्जा का वितरण जो है वो सतत रूप से न होकर के किस रूप में होता है, विविक्त रूप में होता है। विविक्त यानी डिस्क्रीट रूप में ऊर्जा जो है वो क्या होती है, अपने पास में वितरित होती है। ठीक है, और न्यूनतम विविक्त ऊर्जा जो है जिसका विनिमय संभव होता है उसे अपने क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्वांटम। उसे क्या कहा जाता है, क्वांटम कहा जाता है। ठीक है, जिस न्यूनतम ऊर्जा का क्या किया जा सकता है, विनिमय किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। और इसी क्वांटम को अपने किस नाम से जानते हैं, फोटोन के नाम से जानते हैं। ये जो क्वांटम है इसी को अपने किस नाम से जानते हैं, फोटोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो प्लांक है उसके अकॉर्डिंग ये जो फोटोन है इसकी ऊर्जा जो है, इस फोटोन की ऊर्जा ई जो है, इस फोटोन की ऊर्जा ई जो है वो आवृत्ति के क्या होती है, हमेशा समानुपाती होती है। यदि समानुपाती को हटा दें तो एक नियतांक लगेगा एच न्यू, तो ई इक्वल क्या प्राप्त होता है, आपको एच न्यू जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, और यदि आगे बात करें तो ये इसकी हमेशा क्या होती है, पूर्ण गुणज होती है। यहाँ एन क्या है, कोई एक नियतांक है और n का मान जो वो 0 से शुरू होकर के आगे कहीं तक भी जा सकता है। 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से ये मान जो आपको प्राप्त होते हैं। यहाँ पर h जो है वो क्या है, एक सार्वत्रिक नियतांक है। h जो है वो क्या है, एक सार्वत्रिक, h सार्वत्रिक नियतांक है। h का मान आप सभी जानते हो, प्लांक कांस्टेंट है 6.62 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास में h जो है, इस h का क्या होता है, मान होता है 6.62 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। और n जो है, n अपने पास में एक पूर्णांक संख्या है जिसका मान जो है वो 0 से शुरू होकर के आगे से आगे जो है वो चलता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से n का मान जो है लगातार अपने चलता जाएगा। देखिए यहाँ पर आपने क्या बोला है, आपने बोला है कि ऊर्जा जो है उसका विनिमय सतत रूप से न होकर के किस रूप में होता है, विविक्त रूप में होता है। और जो छोटा से छोटा मान जिसका विनिमय संभव होता है उसको कहा जाता है क्वांटम। और ये क्वांटम जो है, इसी क्वांटम को क्या नाम दिया जाता है, ऊर्जा का फोटोन नाम दिया जाता है। और मैक्स प्लांक जो है उनके अकॉर्डिंग ये जो अपने पास में ऊर्जा ई आती है, इस ऊर्जा ई जो है वो किसके समानुपाती आती है, न्यू के समानुपाती आती है। एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि ये जो ई आपकी बुक के अंदर लिखा गया है, ये ई, ये जो अपने ई लिखते हैं वो ई है। ठीक है, एप्सिलॉन नहीं है, ये ई है। इसे ई से इसलिए लिख दिया है कि ये जो ई है ये अपनी उत्सर्जन क्षमता जो है या दोलक की जो कुल ऊर्जा है उनके लिए काम में लेंगे। दोलक की कुल ऊर्जा या उत्सर्जन क्षमता जो है अपने पास में कुल कितनी
ऊर्जा जो है वो उत्सर्जित कर सकता है, उनके अपने क्या करेंगे, इसे बराबर लेंगे ई के। इसलिए ये जो स्मॉल ई है ये अपने इसकी जगह लिख दिया है, ठीक है। तो ई जो है समानुपाती होता है किसके, न्यू के। समानुपाती हटा दें, एक नियतांक लगता है एच के। ई इक्वल क्या आता है, एन एच न्यू आता है, और एच जो है प्लांक नियतांक है 6.62 एन का मान 0 से शुरू होकर के आगे से आगे चलता जाता है। तो ये हमारे पास में क्या है, प्लांक की क्वांटम अवधारणा है। अब अपने आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्लांक दोलक जो है उनकी मध्य ऊर्जा जो है वो कितनी प्राप्त होती है। अपना नया टॉपिक है प्लांक दोलकों की मध्य ऊर्जा। प्लांक दोलक की मध्य ऊर्जा। प्लांक दोलक की मध्य ऊर्जा, अपने ये मान लेते हैं कि कुल प्लांक दोलक जो है उनकी संख्या कितनी है। कुल प्लांक दोलकों की संख्या कैपिटल एन है। कुल प्लांक दोलकों की संख्या जो है वो कितनी है, कैपिटल एन है। और इनकी जो कुल ऊर्जा है उस कुल ऊर्जा को मान लेते हैं कैपिटल ई है, और इनकी जो कुल ऊर्जा है उस कुल ऊर्जा को मान लेते हैं कैपिटल ई है। तो जो प्लांक के दोलक हैं इनकी मध्य ऊर्जा, प्लांक दोलकों की मध्य ऊर्जा जो अपने लिखेंगे वो कितनी आ जाएगी, ई अपॉन एन आ जाएगी, ठीक है। ई बार जो है मध्य ऊर्जा जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, ई अपॉन एन जो हम लोगों ने लिख रखा है इस ई अपॉन एन के बराबर हो जाएगी। देखिए ई कुल ऊर्जा है, एन दोलकों की संख्या है, तो मध्य ऊर्जा जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, ई बार इक्वल कैपिटल ई अपॉन कैपिटल एन के बराबर आ जाएगी, ठीक है। ये जो अपने पास में दोलक आ रहे हैं ये विभिन्न ऊर्जा स्तरों के अंदर क्या है, बंटे हुए हैं, ठीक है। विभिन्न ऊर्जा की अवस्था जो है उनके अंदर ये बंटे हुए हैं। मान लेते हैं ऊर्जा अवस्थाएं जो है वो कौन कौन सी है, मान लेते हैं ऊर्जा अवस्थाएं कौन कौन सी है। ऊर्जा अवस्थाएं आपके पास में 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आपके पास में अनंत तक क्या है, ऊर्जा अवस्थाएं हैं, ठीक है। अनंत तक आपकी ये क्या चलती जा रही है, ऊर्जा अवस्थाएं चलती जा रही है, जिन अवस्थाओं के अंदर जो है ये अपने पास में दोलक जो है वो बंटे हुए हैं, ठीक है। और इन ऊर्जा अवस्थाओं के अंदर जो ऊर्जाएं हैं वो ऊर्जाएं मान लेते हैं, ऊर्जाएं जो अपने पास में है वो ऊर्जाएं देखिए क्या है, मान लेते हैं अपने पास में जो पहली ऊर्जा आती है वो 0 आती है, और उसके बाद में कितनी आती है, पहली 0, उसके बाद में E, उसके बाद में 2E, उसके बाद में 3E, 4E और 5E। इस तरीके से आपके पास में क्या आ जाती है, इनके लगातार ऊर्जाएं जो आपको प्राप्त हो जाती है, और ठीक है लास्ट में जाकर के ये ऊर्जा जो है वो कितनी हो जाती है, अपनी अनंत हो जाती है। या आप लोग इसे ये भी लिख सकते थे 0 और h न्यू, या 2h न्यू और 3h न्यू, 4h न्यू और 5h न्यू, और लास्ट में जाकर के ये ऊर्जा कितनी आ जाती है, अपनी अनंत आ जाती है। ये हमारे पास में किसके मान है, ये हमारे पास में इन ऊर्जाओं के मान है। अब यदि अपने ये मान करके चले कि 0 अवस्था जो है, 0 अवस्था के अंदर विद्यमान दोलकों की संख्या, 0 अवस्था जो है इसमें विद्यमान दोलकों की संख्या, दोलकों की संख्या अपने पास में जो 0 अवस्था है इसके अंदर तो मान ली कितनी है, n0 है, और 1 जो अवस्था है उसमें कितनी है, n1 है, इसमें n2 है, इसमें n3 है, इसमें n4 है, फिर n5 है, और ऐसे करते करते अपने पास में ये क्या आ जाती है, टोटल ऊर्जा जो है उन ऊर्जाओं के मान जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा अपने ये मान लेते हैं कि जो हमारे पास में दोलकों की एक ऊर्जा अवस्था में पाए जाने की जो प्रायिकता है, जो मैक्सवेल की क्वांटम अवधारणा है उसके अकॉर्डिंग अपने E जो है वो क्या होता है, e की पावर माइनस E अपॉन KT होता है, ठीक है। जो मैक्सवेल वोल्टेज मान का नियम है उसके अकॉर्डिंग किसी दोलक की एक ऊर्जा अवस्था में पाई जाने की प्रायिकता जो है वो किसके समानुपाती होती है, E की पावर माइनस E अपॉन KT जो होता है उसके क्या होती है, समानुपाती होता है, E की पावर माइनस E अपॉन KT। ये आपके पास में प्रायिकता जो है उस प्रायिकता का मान है, किसके अकॉर्डिंग, जो मैक्सवेल वोल्टेज मान प्रायिकता नियम है आपके पास में उसके अकॉर्डिंग किसी एक दोलक में पाई जाने की प्रायिकता।
ऐसा आप लोग जो इसकी शुरुआत की यूनिट है, फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट जो है उसके अंदर आप लोग पढ़ोगे मैक्सवेल वोल्टेज मान नियतांक, उसके अंदर अपनी ये जो है वो देखेंगे। दूसरा, मैक्सवेल वोल्टेज मान के अलावा जो इंटीग्रेटेड के बच्चे हैं उनके ये नहीं लगेगा, जो आपके ये शुरुआत वाली यूनिट है जिसके अंदर अपने ये मैक्सवेल वोल्टेज मान प्रायिकता वगैरह पढ़ेंगे, पर जो सीधे बीएससी कर रहे हैं उनके ये फर्स्ट और सेकंड यूनिट जो है सांख्यिकी जो है वो लगेगी, और वहाँ पर अपने पढ़ेंगे कि ये फॉर्मूला जो है e⁻e/kT जो है वो कहाँ से है। ठीक है, देखिए आगे अपने, तो अब अपने विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं जो है उनमें दोलकों की संख्या कितनी आएगी। तो जो पहली ऊर्जा अवस्था है उसके अंदर जो ऊर्जा है वो देखिए कितनी आएगी, ये दोलकों की संख्या कितनी आएगी। विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं में दोलकों की संख्या, विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं में दोलकों की संख्या। तो जो आपका जीरो ऊर्जा अवस्था है उसके अंदर तो n0 आएगी, पर जो n1 आपके पास में अवस्था है उस n1 अवस्था में देखिए कितना आएगा। n1 अवस्था के अंदर आएगा n1 = n0। जो जीरो अवस्था में एक तो वो और उसे मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे, इस प्रायिकता से e⁻e/kT जो है इससे क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से n2 की जब बात की जाएगी तो ये आएगा n0 और e⁻²a/kT के। इसी तरीके से n3, n4, n5 ये मान जो आपके पास में लगातार प्राप्त होंगे। n3 जो आएगा वो आएगा n0 e⁻²e/kT के। इसी तरीके से n4 आएगा, कितना आएगा n0 इसकी पावर, ये 3 है और ये 4 है, 4e/kT के। ठीक है, ये जो आपके पास में टोटल मान लगातार इसी तरीके से प्राप्त होते जाएंगे। ठीक है, और जो n1 आएगा उसके लिए n मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और अब देखिए कुल जो ऊर्जा आपके पास में आ रही है, कुल दोलकों की संख्या जो आएगी वो संख्या कितनी आएगी। विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं में दोलकों की कुल संख्या, विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं में दोलकों की कुल संख्या। देखिए ये ऊर्जाएं अवस्थाएं हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारे पास में क्या है, ऊर्जा अवस्था है। और इन ऊर्जा अवस्थाओं के संगत ऊर्जा कितनी है, 0, E, 2E, 3E, 4E, 5E, ये इनमें क्या है, ऊर्जाएं हैं। और इन ऊर्जाओं को आप लोग 0h, 2h इस तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये जो ऊर्जा अवस्थाएं हैं उन ऊर्जा अवस्था के अंदर दोलकों की संख्या कितनी है, n0, n1, n2, n3, n4 है। यानी पहले तो अपने ऊर्जा अवस्थाएं देख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, फिर प्रत्येक ऊर्जा अवस्था के संगत जो दोलक है उन दोलकों की संख्या अपने ज्ञात की है। उसके बाद अपने क्या कर रहे हैं, कुल जो आपके पास में ऊर्जा आ रही, ये संख्या आ रही है इन दोलकों की, उस संख्या को ज्ञात करेंगे और उसके बाद फिर अपने किसे ज्ञात करेंगे, कुल ऊर्जा को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपने ऊर्जा न ज्ञात करके ज्ञात करेंगे दोलकों की संख्या, कुल दोलकों की संख्या, कुल दोलकों की संख्या। मान लेते हैं कुल दोलक कितने हैं, कैपिटल N है, तो ये n0, n1, n2 और इसी तरीके से n3 और ऐसे करते करते n और फिर ये आगे से आगे चलता जाएगा और ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक ये अपने जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने क्या कर सकते हैं, कुल ऊर्जाएं जो है उनका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब अपने इसके अंदर मान रख देते हैं, जैसे अपने पास में n जो है वो किसके बराबर आएगा, n0 अवस्था में तो n0 के, n1 अवस्था में n0 और e की पावर कितनी आएगी, e की पावर आएगी -e/kT प्लस n0 e की पावर -2e/kT आएगी प्लस n0 e की पावर -3e/kT आएगा। और ऐसे करते करते आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा n0 e की पावर -n/e/kT। स्मॉल n लिख देता हूँ मैं, स्मॉल n/e/kT जो है आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, माइनस का n/e/kT प्राप्त हो जाएगा और प्लस आगे से आगे ये कहाँ तक चलता जाएगा, मान जो आपका अनंत तक चलता जाएगा। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ से कॉमन लोगे किसे, एक तो n0 को, सिर्फ n0 कॉमन आएगा और तो कोई कॉमन आ ही नहीं सकता यहाँ। ठीक है, सिर्फ n0 कॉमन आएगा और ये बनेगा 1 प्लस e की पावर e/kT प्लस e की पावर 2e/kT, आगे से आगे चलता जाएगा और e की पावर n/e/kT और प्लस आगे से आगे जो है ये चलता जाएगा। अपने मान लेंगे कि माना
ई की पावर ई अपॉन के टी जो है ये किसके बराबर है, स्मॉल वाई के बराबर है। यदि ये स्मॉल वाई के बराबर है तब देखिए ये मान किसके बराबर आ जाएंगे। यदि हमारे पास में ये स्मॉल वाई के बराबर है तो ये मान आपको मिलेगा n इक्वल n0 1 प्लस वाई प्लस वाई स्क्वेयर और प्लस वाई क्यूब, और ऐसे करते करते प्लस वाई की पावर n, और आगे से आगे जाते हुए कितना आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, प्लस वाई की पावर n, और आगे से आगे ये अपने पास में अनंत तक ये सीरीज़ जो है वो चलती जाएगी। ये जो सीरीज़ है इसका अपने मान कितना होता है, 1/1 माइनस वाई होता है। तो n किसके बराबर आ जाएगा, n0/1 माइनस वाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास में जो सीरीज़ है इसका कुल मान जो किसके बराबर आता है, 1 माइनस वाई के बराबर आता है। तो n का मान कितना आ गया, n इक्वल आ गया, आगे लिख देता हूँ, अपने आगे जरूरत पड़ेगी इसकी, n इक्वल n0 1 माइनस वाई। ये रिजल्ट हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। ये अपने पास में जो कुल ऊर्जा अवस्थाएं हैं उन ऊर्जा अवस्थाओं के अंदर जो टोटल दोलक आ रहे हैं उन दोलकों की संख्या का मान आ रहा है। जो अपने सबसे पहले कैपिटल E अपॉन कैपिटल N लिखा है उसमें से कैपिटल N का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है, कैपिटल N इक्वल n0 अपॉन 1 माइनस वाई। जो कुल दोलक है उन दोलकों की संख्या कितनी है, n आपके पास में संख्या है और किसके बराबर है, n0 अपॉन 1 माइनस वाई के बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने और देखते हैं दोलकों की कुल ऊर्जा। ये जो दोलक आपके पास में आए हैं इन दोलकों की कुल ऊर्जा कैसे ज्ञात करोगे, इन दोलकों की कुल ऊर्जा इसी प्रकार दोलकों की कुल ऊर्जा दोलकों की कुल ऊर्जा, दोलकों की कुल ऊर्जा मान लेते हैं कितनी है, कैपिटल ए है जो बिल्कुल शुरुआत में हम लोगों ने लिख रखी है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऊर्जा अवस्था के अंदर जाना है। फर्स्ट ऊर्जा अवस्था के अंदर ऊर्जा 0 है और संख्या कितनी है, n0 है। n0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आपका आ गया। फिर दूसरी अवस्था के अंदर आपको जाना है, दूसरी अवस्था के अंदर ऊर्जा कितनी है, E, और दोलकों की संख्या कितनी है, n0 e की पावर माइनस e अपॉन के टी है। ठीक है, ऊर्जा E है और दोलकों की संख्या कितनी है, n0 e की पावर माइनस e अपॉन के टी है। फिर आपको आगे बढ़ना है और देखना है कि जो दूसरी ऊर्जा अवस्था है इसमें ऊर्जा कितनी है, 2e, दोलकों की संख्या कितनी है, n0 और 2e की पावर अपॉन kt। ऐसे करते करते अपने n तक पहुंचेंगे। ऊर्जा कितनी है, ne, दोलकों की संख्या कितनी है, ne अपॉन kt है। ठीक है, और ये आगे से आगे जो है अपना बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ कॉमन लेना है। एक तो ये कॉमन आएगा, एक n0 कॉमन आएगा। तो n0 और e जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका कॉमन आ जाएगा। n0 e को यदि आप लोग कॉमन लेते हो तो पीछे ये बचता है e की पावर kt प्लस e की पावर 2e प्लस 2e, ये e तो बाहर चला ही गया, और n0 e की पावर अभी n0 e की पावर और ये भी n0 e की पावर। ठीक है, ये अपने लिख रखा है e और ऊर्जा, ये तो e ऊर्जा है, ये 2e ऊर्जा है, ये ne क्या है, ऊर्जा है। दोलकों की संख्या कितनी है, n0 e की पावर e अपॉन के टी, n0 e की पावर 2e अपॉन के टी, n0 e की पावर ne अपॉन के टी। तो अपने कॉमन ले लिया n0 और e को, इस n0 e को यहाँ बचा e की पावर माइनस e अपॉन के टी, और 2 यहाँ आ जाएगा, e बार कॉमन में, n0 बार कॉमन में, तो e की पावर कितनी, 2e अपॉन के टी, और प्लस का आगे से आगे चलता जाएगा, ये आएगा n e और माइनस का ne अपॉन के टी, और प्लस आगे से आगे ये जो है मान अपना लगातार चलता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसे लिख सकते हैं। और फिर से ये मान लेते हैं कि ये जो मान है किसके बराबर है, y के बराबर है। तो ये आपकी कुल ऊर्जा E जो है वो किसके बराबर आएगी, n0 e, और y भी फिर कॉमन ही आ जाएगा क्योंकि सभी में आ रहा है। ये बचेगा 1 प्लस 2y प्लस 3y प्लस 4y प्लस 6y। इस तरीके से आपके पास में ये समीकरण जो है वो लगातार बनती जाएगी। ठीक है, प्लस आपके पास में क्या आएगा, 3y की स्क्वायर, और ऐसे आगे से चलते ये मान जो है वो बन जाएगा ny n जो आपके पास में ये मान टोटल बन जाएगा। ठीक है, तो ny n ये आपके पास में मान बनेगा,
और इसके अंदर अपने एक तो ये बन गया 1 + 2y + 3y की स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3y की अपनी क्या आ जाएगी, स्क्वायर आ जाएगी। इसे जब सोल्व किया जाएगा तब ये आएगा E = n0 EY/1 - y की होल स्क्वायर, ठीक है। मान कितना आएगा, ये आएगा n0 EY/1 - y की होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास में समीकरण आ जाती है E के, और ये समीकरण किसकी है, n की। जो प्लांक के माध्य दोलक है उनकी ऊर्जा का फॉर्मूला लिखा है E = E/n। ये प्लांक के जो माध्य दोलक है उनकी ऊर्जा का सूत्र है, ठीक है। ये अपने पास में क्या है, प्लांक के माध्य दोलकों की ऊर्जा का सूत्र है E बार = E/n। E का मान आपके पास में दिया हुआ है ये रहा, और n का मान आपके पास में दिया हुआ है, वो दोनों मानों को आप लोग याद रखोगे तो E बार जो है वो कितना आएगा, देखिए E बार, E का मान कितना है, n0 EY/1 - y, और इसकी होल स्क्वायर, और अपोन में क्या आएगा, अपोन में जो आएगा ये आएगा 1 - y/n0। n0 से n0 कैंसिल, 1 - y से इसकी एक पावर कैंसिल, तो E बार जो है वो कितना आएगा, EY/1 - y के बराबर आएगा। ये जो आपके पास में प्लांक दोलक है, इन प्लांक दोलकों की ऊर्जा का मान जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ आप लोग देख सकते हो कि जो E है उस E का मान भी अपने रख सकते हैं। E का मान यदि आप लोग यहाँ रखो, इस y का मान रखेंगे, y का मान आपके पास में क्या है, ये y का मान है, y = e⁻e/kT। तो ये आएगा E बार = E, और y का मान कितना है, e⁻e/kT है। अपोन में 1 - e⁻e/kT जो है आप लोग रख दोगे, ठीक है। ये मान आपको प्राप्त होगा। यहाँ देखिए आप लोग लिखोगे e⁻e/kT, और यहाँ से कॉमन लोगे किसे, e⁻e/kT को, तो ये बनेगा 1 e⁻e/kT और माइनस का 1, ये यहाँ से निरस्त हो जाएगा। तो E बार देखिए क्या बनेगा, E/, और ये ऊपर लिख सकते हो e⁻e/kT माइनस का 1, ठीक है। ये मान जो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये जो मान है हम लोगों को प्राप्त होगा e/e/kT माइनस का 1, और जो प्लांक की क्वांटम अवधारणा है उसके अकॉर्डिंग E किसके बराबर होता है, hν के बराबर होता है। जो प्लांक की क्वांटम अवधारणा है उसके अकॉर्डिंग E किसके बराबर होता है, hν के बराबर होता है। ये मान यदि यहाँ रख दोगे तो E बार जो है वो किसके बराबर होता है, hν/e⁻hν/kT के बराबर होता है, और माइनस का 1। तो E बार किसके बराबर, hν/e⁻hν/kT के बराबर आ जाएगा। ये आपके पास में फॉर्मूला आता है प्लांक के माध्य दोलकों की ऊर्जा का। तो दोलकों की औसत ऊर्जा जो हम लोगों ने चीरसम्मत सिद्धांत के अंदर ऊर्जा के समविभाजन से जो लिखी थी, कितनी लिखी थी, kT लिखी थी। जो प्लांक से पहले आप लोगों ने पढ़ा था वीन का नियम, या जो रेले जीन्स का नियम पढ़ा था, रेले जीन्स के नियम में आप लोगों ने kT से उसे क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। प्लांक के जो माध्य दोलक है उसके अंदर आपको ऊर्जा ये प्राप्त हो रही है, और उसके अंदर आप लोग क्या कर रहे थे, रेले जीन्स के नियम के अंदर आप लोगों ने दोलकों की संख्या ज्ञात की थी। जो आप लोगों ने फॉर्मूला लिखा था nu dν, और उसके बाद में लिखा था n λ और d λ। वहाँ 8π/λ⁴ और d λ, और वहाँ लिखा था 8π/c³ और dν। उसको आपने बाद में मल्टीप्लाई किया था किससे, kT से। kT से मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास में मान आया था uν और dν और u λ और d λ। तो kT से आपने वहाँ मल्टीप्लाई किया था और अपना आंसर निकाला था। तो चीरसम्मत सिद्धांत से आप लोगों ने जिसे kT से मल्टीप्लाई किया था ऊर्जा समविभाजन से, वो अपना गलत था। वो kT से मल्टीप्लाई न होकर के किससे मल्टीप्लाई होगा, E बार जो है E बार hν/kT माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये अपने पास में वहाँ पर क्या प्राप्त होती है, त्रुटि प्राप्त होती है। तो दोलक की औसत ऊर्जा kT न होकर के कितनी होगी, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार hν/kT माइनस 1 होगी। अब चीरसम्मत सिद्धांत के अनुसार तो दोलक की ऊर्जा का मान कुछ भी हो सकता है। यदि अपने क्या करें, E का मान अल्प माने, E का मान यदि अपने क्या कर लें, बिल्कुल अल्प मान लें कि जो हमारे पास में E है इसका मान कितना है, बिल्कुल अल्प है। यदि E का मान अपने अल्प माने, यदि यहाँ जो E लिख रखा है इस E का मान अपने क्या मान करके चले, अल्प मान करके चले।
ये जो ई है इसे अपने क्या मान करके चले, अल्प मान करके चले, यानी ई जो है वो टेंड्स टू है किसकी ओर, जीरो की ओर। और यदि ई जीरो की ओर टेंड्स होगा तो ये टर्म जो है लगभग किसके बराबर आ जाती है, ये टर्म लगभग बराबर आ जाती है के टी के, ठीक है, ये टर्म लगभग किसके बराबर आ जाती है, के टी के बराबर आ जाती है। तो क्योंकि अपने इसका विस्तार कर देंगे, अगर ये मान अल्प है तो ई की पावर एक्स का जैसे विस्तार करते हैं इसका विस्तार कर देंगे, उसमें से एक कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा एक एच न्यू अपॉन के टी, एच न्यू से एच न्यू कैंसिल, के टी ऊपर चला जाएगा, तो ई बार का जो मान लगभग आपको प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा, के टी प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने जो प्लांक है उनके दोलकों की ऊर्जा जो है उनके मान ज्ञात कर सकते हैं, और वो मान अपना लगभग किसके बराबर आया, के टी के बराबर आया है, ठीक है। तो प्लांक के जो माध्य दोलक है उनकी ऊर्जा कितनी आ जाती है, जो सामने फॉर्मूला लिखा है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आती है, न कि के टी आती है। ये हमारे पास में प्लांक की क्वांटम अवधारणा के अकॉर्डिंग दोलक जो थे उन दोलकों की ऊर्जा आती है, ठीक है। इसके अंदर एक दो टर्म काम में आई है, जैसे एक तो अपने वहाँ पर विस्तार किया और उस विस्तार को लिखा है 1/1 माइनस वाई, और एक जगह अपने विस्तार किया और लिखा है 1/1 माइनस वाई उसकी पावर 2, ठीक है। उसे अपने मैथमेटिक्स से सॉल्व किया, आप लोग सॉल्व करके देख लेना, और अगर आपसे नहीं होता है जब भी आपकी क्लास लगी ऑफलाइन तो मैं आपको जब भी समय होगा तब उसे सॉल्व करके दिखा दूँगा, ठीक है। इस टॉपिक को फिर से पढ़ करके देखना और एक बार बुक से ज़रूर पढ़ करके देखना, आपको ये टोटल कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी, ठीक है। कुछ एक बातें मैं आपको यहाँ से फिर से बता देता हूँ। एक तो आपने क्या किया, ऊर्जा अवस्थाएं मानी है, ऊर्जा अवस्था आपने 0, 1, 2, 3 इस तरीके से आपने क्या किया, ऊर्जा अवस्था मानी है। ऊर्जाएँ कितनी ली है, 0 अवस्था में 0 ऊर्जा लिए, 0 अवस्था में आपने कितनी ऊर्जा ली है, 0 लिए। 1 अवस्था में आपने कितनी ली है, ई लिए यानी एच न्यू लिए, दूसरी में आपने 2e लिए यानी 2h न्यू लिए। ये तो आपके पास में ऊर्जा अवस्था है, और ये उन अवस्थाओं में क्या है, ऊर्जाएं हैं, और इनके अंदर जो दोलक है उन दोलकों की संख्या आपने कितनी मानी है, n1 n2 मानी है। अब देखिए n1 दोलक ये ऊर्जा, तो इसमें टोटल ऊर्जा कितनी है, इसमें ऊर्जा ये है n1h न्यू। n1 का मान आप लोग ज्ञात कर सकते हो किससे, जो मैक्सवेल वोल्टेज मान अवधारणा है उससे आप लोग ज्ञात कर सकते हो। तो ऊर्जा कितनी आएगी इसके अंदर, ये आएगी n0 e की पावर माइनस ई अपॉन के टी, ठीक है। ये आपके पास में n1 जो ऊर्जा स्तर है इसके अंदर कुल ऊर्जा का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग अन्य जो ऊर्जा अवस्थाएं उनमें ऊर्जा का मान आप लोग प्राप्त कर सकते हो। यहाँ ये जो मान है इसे आपने किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एच न्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ई ऊर्जा है, किसी एक दोलक जो है उसकी ऊर्जा कितनी है आपके पास में, ई है, और दोलकों की संख्या कितनी है, n1। n1 को किससे मल्टीप्लाई किया, ई से मल्टीप्लाई करोगे तो कुल ऊर्जा आपको जो आपका 1 स्तर है इसकी प्राप्त होगी, और 1 स्तर की ऊर्जा कितनी होगी, n0 e की पावर माइनस ई अपॉन के टी प्राप्त होगी। इसी तरीके से 2 को करना है आपको, इन दोनों को आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, n2 को किससे, 2h न्यू जो है इससे आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। n2 का मान अपना कितना है, n1 e की पावर माइनस ई अपॉन के टी के बराबर है। n1 का मान आपके पास में, ये दोनों को जोड़ लोगे तो दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना बनेगा, e0 e की पावर t अपॉन के टी आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये किसका मान है, ये n2 स्तर का है। n3 स्तर का जब ज्ञात करोगे तो आपको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर से एक पावर बढ़ेगी। अब देखिए यहाँ पर ये तो दोलकों की संख्या आ गई और ऊर्जा कितनी है, 2e, तो 2e से क्या कर दोगे, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे 2h न्यू से, तो आपके पास में जो मान है टोटल मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कुल दोलकों की संख्या ज्ञात कर लेनी है। कुल दोलकों की संख्या n1 में कितनी है, n0 में कितनी है, n3 में कितनी है और n4 में कितनी है, और उसके बाद आपको क्या कर लेनी है, जो कुल ऊर्जा आपके पास में आई है कुल ऊर्जा का मान आप लोगों को ज्ञात कर लेना है। कुल ऊर्जा और कुल जो दोलक है उनकी संख्या आप लोग ज्ञात कर लोगे। एक तो कुल ऊर्जा ज्ञात कर लोगे और एक आप क्या कर लोगे, कुल दोलकों की संख्या ज्ञात कर लोगे, ठीक है, जो कितनी है, ये n आई है। तो E और n इनका आप लोग अनुपात ज्ञात कर लोगे तो आपके पास में जो प्लांक के दोलक है इनकी माध्य ऊर्जा का मान जो है वो आपके पास में प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल ये जो फॉर्मूला आपका आ रहा है E बार, ये फॉर्मूला आपने बहुत सारी जगह काम में आएगा, एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। इस फॉर्मूले को आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना, और ये फॉर्मूला आपका बहुत सारी जगह काम में आएगा। स्पेशल जो सिंपल बीएससी के बच्चे हैं उनकी फर्स्ट और सेकंड यूनिट जब अपने पढ़ेंगे, फर्स्ट और सेकंड यूनिट जब अपने पढ़ेंगे, जो सांख्यिकी की यूनिट्स है उन्हें जब आप लोग पढ़ोगे तो उसके अंदर ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा अपने काम में आएगा, ठीक है। हालांकि अपने इस फॉर्मूले को एक बार फिर से वहाँ व्युत्पन्न भी करेंगे, और उसके बाद में अपना यहाँ पर एक टॉपिक बचता है जिसके अंदर अपने को
प्लांक का विकिरण नियम देखना है, जो प्लांक का ऊर्जा वितरण नियम है उसे अपने देखेंगे और अपना बचा हुआ टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, प्लांक का जो ऊर्जा वितरण नियम है वो आप लोग सोल्व कर सकते हो, आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना उसे। जो आप लोगों ने लिखा था, ये मान जो आप लोगों ने लिखा था, इसे पहले तो अपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया था, इसे शुरुआत में तो आप लोगों ने जब बीन का नियम लिख रहे तो आप लोगों ने इसे KT से मल्टीप्लाई कर